दोस्तों, आज से 2 दशक पहले इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में बीएसएनएल का नाम सबसे ऊपर होता था। लेकिन जियो के आने के बाद इसकी हालत इतनी खराब हो गई कि इसका मार्केट शेयर 31% से गिरकर 6% पर आ गया। क्योंकि 2016 के बाद बीएसएनएल को हमेशा एक जनरेशन पीछे रखा गया है। जब मार्केट में 4G आ चुका था तो बीएसएनएल 3G लाया गया और आज मार्केट में 5G अवेलेबल है तो बीएसएनएल 4G लॉन्च की तैयारी चल रही है। कमाल की बात यह है कि वोडाफोन, जो कि वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, वो भी इंडिया के अंदर जियो के सामने सरवाइव कर रही है और उसे भी आइडिया के साथ मर्ज होना पड़ा। लेकिन अब टेलीकॉम सेक्टर का मिजाज फिर से बदल रहा है क्योंकि लोग अब जियो और एयरटेल की मनमानी से तंग आ चुके हैं और इसी के चलते लाखों लोग अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में सिर्फ एक महीने के अंदर 1,61,000 लोग बीएसएनएल की ओर आए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीएसएनएल को गवर्नमेंट ने हमेशा एक जनरेशन पीछे क्यों रखा और आज इस बॉयकॉट ट्रेंड से बीएसएनएल को क्या फायदा हो सकता है और टाटा की हेल्प से क्या बीएसएनएल अब फिर से घर वापसी कर सकेगी, क्योंकि टाटा ने ही बीएसएनएल के 1.25 लाख 4G टावर्स लगाने की जिम्मेदारी ली है। दोस्तों, इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि बीएसएनएल की शुरुआत हुई क्यों थी और ये इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में टॉप पर पहुंचा कैसे था। ब्रिटिश इंडिया से जुड़ा हुआ है जब कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ यानी तार का इस्तेमाल किया जाता था। शुरुआत में ये डिपार्टमेंट अंग्रेजों के हाथ में था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो टेलीग्राफ की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट के कंधों पर आ गई थी। इसके बाद डॉट ने कई सब्सिडरी कंपनीज की शुरुआत की जिनके जरिए वो दिल्ली, मुंबई जैसे महानगर इन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल लाइंस के जरिए दुनिया के बाकी देशों से भी जोड़ा। इधर 90s के दौर में कई प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज इंडिया में अपने पैर जमाने लगी थी। इन्हीं से कॉम्पीट करने और सर्विसेज व पॉलिसीज पर सही से काम करने के लिए सरकार ने 1999 में डॉट को 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें से पहला था डीटीएस और दूसरा था डीओटी। डॉट का काम अब सिर्फ पॉलिसीज बनाना था और सर्विस प्रोवाइड करने का काम डीटीएस के हाथों में आ गया था। फिर आया 1 अक्टूबर 2000 का दिन जब सरकार ने डीटीएस का नाम बदलकर पूरे भारत को कनेक्ट करने का काम किया था। बीएसएनएल को पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाया गया था ताकि कंपनी की वर्किंग कैपेसिटी बढ़े और ये आसानी से प्राइवेट कंपनीज का मुकाबला कर सके। बीएसएनएल को बनाने का मकसद था कि देश में टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क को फैलाकर हर नागरिक को कॉल और इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की जा सके, जिसका असर ये हुआ कि साल 2000 में इंटरनेट, 2002 में 2G और 2005 में ब्रॉडबैंड सर्विसेज ऑफर की गई। अपने शुरुआती दौर में इस कंपनी ने बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखी और कुछ ही सालों में ये एयरटेल को पीछे करते हुए मार्केट का लीडर बना। इससे 2.5 करोड़ कस्टमर्स जुड़ चुके थे, साथ ही ये 1 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को सर्विस दे रहा था। इस दौरान कंपनी ने 10,183 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न किया था। बीएसएनएल अपने कस्टमर बेस को इतनी तेजी से बढ़ा रहा था कि साल 2006 से 2007 के बीच इसका मार्केट शेयर 31% तक चला गया था। लेकिन इस बढ़ते मार्केट शेयर के बावजूद इसका प्रॉफिट मार्जिन घट रहा था, क्योंकि 2006 से 2007 के बीच इसने 7,806 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न किया था, जो इसके 1 साल पहले के मुकाबले से इस कंपनी के स्ट्रगल का एक ऐसा सिलसिला चला कि ये अपनी पुरानी पोजीशन पर कभी भी वापस नहीं आ पाया। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि मार्केट में राज करने वाला बीएसएनएल समय के साथ डूबता चला गया। दरअसल इस कंपनी के अंदर 2004 से ही एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था, जिसके मास्टरमाइंड थे उस समय के यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन दयानिधि मारन। इस केस को टेलीफोन एक्सचेंज स्कैम के नाम से जाना जाता है, जिसका बीएसएनएल पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। एक्चुअली दयानिधि मारन ने अपने घर और ऑफिसेस में 300 से भी ज्यादा इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज लगवाए। टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल दयानिधि मारन के पारिवारिक बिजनेस सन टीवी नेटवर्क में यूज किया जा रहा था। इस स्कैम से बीएसएनएल को 1.78 करोड़ रुपए का चूना लग गया था। अभी बीएसएनएल इस लॉस को रिकवर करने में लगा ही हुआ था कि तभी 2008 में 2G स्कैम हो जाता है, जो भारत का सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल में से एक था। इस स्कैम में स्पेक्ट्रम लाइसेंस गवर्नमेंट को लगभग 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। एक्चुअली उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने कंपनीज को नीलामी की बजाय पहले आओ और पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस दिया था, जिसमें कुछ प्राइवेट कंपनीज को बहुत ही कम प्राइस पर स्पेक्ट्रम मिला था। लेकिन जब ये मामला सामने आया तो बड़े लेवल पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और बाकी कंपनीज के साथ साथ बीएसएनएल के टेंडर की भी जांच होने लगी, जिससे इस कंपनी के ऑपरेशंस और कई दूसरे अहम प्रोजेक्ट स्लो पड़ गए और फिर इसे लॉसेस का सामना करना पड़ा।
2007 से 2010 के बीच इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाकर कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की भरपूर कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन इस दौरान बीएसएनएल पूरी तरह सुस्त पड़ा था और 2010 में इसका मार्केट शेयर गिरकर मात्र 14% पर आ चुका था। इसका असल वजह सरकारी एम्प्लॉयज का निठल्लापन कहें या गवर्नमेंट का करप्शन, पर बीएसएनएल की तरफ से ऐसी कोई भी कोशिश देखने को नहीं मिली जैसा प्राइवेट कंपनीज कर रही थी। यही वजह था कि 2010 से 11 के बीच बीएसएनएल को 6,384 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जो 2011-12 में बढ़कर 8,800। दोस्तों ये तो फिर भी गनीमत थी, क्योंकि 2016 के बाद से कंपनी के लिए चीजें और भी ज्यादा खराब हो गयी। दरअसल 5 सितंबर 2016 को रिलायंस जियो लॉन्च हुआ और 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करके हाई स्पीड 4G नेटवर्क को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इसने अपनी सर्विसेज को कस्टमर्स के लिए फ्री रखा था और लोग भी जियो का सिम लेकर कॉलिंग और इंटरनेट का फ्री में अनलिमिटेड यूज कर रहे थे। इस फ्री सर्विसेज का नेगेटिव इम्पैक्ट बाकी के टेलीकॉम कंपनीज पर बहुत ही बुरी तरह पड़ा, जिसके बाद वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल ने मिलकर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जियो के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी थी। उनका कहना था कि जियो का ये प्रमोशनल ऑफर ट्राई के रेगुलेशंस का उल्लंघन कर रहा है और मार्केट में अनफेयर कंपटीशन को बढ़ावा दे रहा है। इसके बाद ट्राई ने मैटर को इन्वेस्टिगेट किया और जियो के फेवर में फैसले लेते हुए ट्राई के इस फैसले से वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो इस मामले को लेकर टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ भी फिर से जियो की ही जीत हुई। कहीं सरकार ने जियो को फेवर तो किया था और बीएसएनएल को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया, लेकिन जियो को फेवर करने में सरकार का क्या फायदा था ये मुझे। तो दोस्तों इस सब का असर ये हुआ कि जियो के लॉन्च से पहले इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में 12 कंपनीज हुआ करती थी, जिनके पास टोटल 103 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे। एंड जियो के लॉन्च होने के बाद इनमें से 58% कंपनीज या तो बिक चुकी थी या फिर उनका कारोबार हमेशा के लिए बंद हो चुका था। सिर्फ एयरटेल ही था जो सही मायनों में सरवाइव करने में कामयाब रहा। गवर्नमेंट की इस तरह की पक्षपात की वजह से वोडाफोन दुनिया की 7th लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी होने के बावजूद भी जियो से हार गई और भारी लॉसेस के बाद उसे आइडिया के साथ जाकर मिलना पड़ा, जिसे आज हम वीआई